बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक फ़िज़िक्स के जो कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपलोड कर रहे हैं, लिहाजा आपने भी रेगुलरली वीडियोस को वॉच करना है। वीडियोस बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत लगाते हैं और इसीलिए आप पर भी लाजिम है कि आप भी मेहनत से वीडियोस देखें। रेगुलरली वीडियो आपने वॉच करना है, क्योंकि देखें हम जिस तरह हम मेहनत करें उसी हिसाब से आपने भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। वीडियोस बनाने के लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए आप पर भी लाजिम है कि आप भी मेहनत के साथ रेगुलरली वीडियोस को वॉच करें ताकि आप कामयाब हो सके। 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक की जो फ़िज़िक्स के सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो बनाकर। उनके बाद इंशाअल्लाह ताला हम जो है टॉपिक्स के ऊपर भी हम वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे। वीडियोस को आपने रेगुलरली देखना है, ये नहीं है कि आपने कभी देख लिया कभी नहीं देखा। जितनी मेहनत हम आप पे करें उतनी ही मेहनत आपने अपने ऊपर भी करनी है ताकि आप कामयाब हो सके। ओके, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन वर्क एंड एनर्जी, यूनिट 4 FSC पार्ट 1 फ़िज़िक्स। फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के जो चौथा चैप्टर है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का हम आंसर करने जा रहे हैं आज। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है, A bucket is taken to the bottom of a well. Does the bucket possess any potential energy? Explain. जब आप एक बकेट को आप किसी कुएं के अंदर आप लेकर जाते हैं तो क्या उस बकेट के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ पर हम हाइट को मानते हैं h = 0। तो जब हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 होगी। अब इस अर्थ के जो सरफेस के जो लेवल है, ग्राउंड का लेवल है, उससे ऊपर हाइट पॉजिटिव में है। देखिए ये इसका मतलब यहाँ पे हाइट बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ पर हाइट के 0 होने से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इस सरफेस के नीचे जो है ना हाइट नेगेटिव में है। जब हाइट नेगेटिव में है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर आप रेफरेंस पॉइंट, अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ को लेंगे तो यहाँ से नीचे जो है ना हाइट नेगेटिव होगी अर्थ के सरफेस के रेफरेंस से, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। सेंटर ऑफ अर्थ को अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो हाइट जो है वो पॉजिटिव आएगी। जब हाइट पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। तो ये बात याद रखना है डियर स्टूडेंट। आपने अगर आप रेफरेंस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को सरफेस ऑफ अर्थ लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। अभी देखिए, जब आप बाल्टी को कुएं के अंदर डुबोते हैं पानी निकालने के लिए, तो बाल्टी को नीचे डुबोने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है अप थ्रस्ट के ख़िलाफ़, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वो पानी के जो अप थ्रस्ट है उसके ख़िलाफ़ हमें काम करना पड़ता है। उस काम के जो हम काम कर रहे हैं अप थ्रस्ट के ख़िलाफ़, वो वर्क जो है वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी जो है बकेट के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी। रेफरेंस पॉइंट अर्थ के सरफेस को लेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि H नेगेटिव में आएगी। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। Conceptual question 2, when an arrow is shoot from its bow, it has Ke, from where does it gets kinetic energy? Explain. जब आप किसी जो तीर को आप कमान में रखकर आप खींच के छोड़ेंगे, जो एरो के पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? यानी कि तीर को कमान के साथ हम ऐसे खींचते हैं। जब ऐसा हम खींचते हैं तो आप देखिए यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, पीछे जो धागा है तीर समेत पीछे की तरफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। फोर्स लगने के बाद डिस्टेंस कवर करें तो उसको हम वर्क कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। जब वर्क डन होगा तो बॉडी के पास एनर्जी आती है, यानी कि आपकी जो हाथ की जो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बो एंड एरो में, बो एंड एरो के एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब आप एरो को कमान से जब रिलीज़ करते हैं तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एरो की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है और एरो सीधे आगे जाती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बैलून possess any
पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन। एक बैलून के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया हुआ है, तो क्या हाइड्रोजन फिल बैलून के अंदर, देखो एक बैलून के अंदर आपने हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, क्या उस बैलून के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है एमंग ऑल द एयर्स। हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट है तो हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है वो एयर की डेंसिटी से बहुत कम होगी। जब एयर की डेंसिटी से कम होगी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है जो हाइड्रोजन गैस बैलून है उसकी वेट लेस होगी एयर की वेट से। एयर जो है ना हाइड्रोजन फिल बैलून के ऊपर नीचे से अपथ्रस्ट फोर्स लगाती है। अब जैसा कि हाइड्रोजन गैस जो है लाइटेस्ट है, इसलिए उसकी डेंसिटी भी लो है। जब डेंसिटी लो होगी तो एयर की जो अपथ्रस्ट है वो ग्रेटर होगी, बैलून की जो वेट है वो लेस होगी, क्योंकि बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल किया हुआ है, वो लाइटर गैस है। अब देखिए जो नेट फोर्स होगी अपथ्रस्ट और वेट ऑफ बैलून के सम के बराबर। अब देखिए अपथ्रस्ट ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस लिखा है, वेट ऑफ बैलून लेस है तो लेस के साथ हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अपथ्रस्ट ग्रेटर है, वेट ऑफ बैलून लेस है। जो नेट फोर्स अपथ्रस्ट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स जो होगी वो होगी अपथ्रस्ट की डायरेक्शन में होगी। तो नेट फोर्स जो लग रही है बैलून के ऊपर, उसकी वजह से बैलून ऊपर की तरफ उठेगा। जब ऊपर की तरफ उठेगा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से ऊपर वो मूव कर रहा है, तो ग्राउंड से वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और हमें मालूम है कि जब बॉडी पोजीशन को चेंज करे तो उस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरह से हाइड्रोजन गैस फिल बैलून के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, इज के अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नो, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है दो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। हमें मालूम है चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है वेक्टर में, जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आ जाए तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है वो स्केलर प्रोडक्ट है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 mv²। v² असल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v² को मैं v के ऊपर एरो डॉट v के ऊपर एरो हम लिख सकते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो हम लगाते हैं। तो देखिए v डॉट v दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एनर्जी आ गई। तो हैंस काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट? जब एक गोली टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, घुस जाते हैं, तो गोली की जो बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी? बढ़ेगी या लूज़ होगी, क्या होगी? हमें मालूम है कि जब एक बॉडी मोशन में हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने ऑलरेडी देखी 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि द मोशन द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जब बॉडी मूव करे तो उस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि बुलेट मोशन में है, गोली मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जब वो गोली डायरेक्ट जाके टारगेट को हिट करेगी तो टारगेट के अंदर पेनिट्रेट होगी। जब टारगेट के अंदर पेनिट्रेट होगी तो टारगेट के अंदर फ्रिक्शन है, तो कुछ एनर्जी जो है ना टारगेट के अंदर जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए खर्च होगी, और जो बाकी जो एनर्जी है वो साउंड और हीट में तब्दील होगी। इस तरह से एनर्जी लॉस करेगी। जैसा कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमें मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं डेल्टा के से मैं लिख सकता हूँ। तो 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। अब देखिए बॉडी मोशन में है, गोली मोशन में है, बुलेट मोशन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी v है। अब देखिए टारगेट के अंदर जब पेनिट्रेट जब गोली करेगी तो आखिर में वो रेस्ट में आ जाएगी। जो रेस्ट में आएगी तो vf 0 हो जाएगी। तो यहाँ vf की जगह मैंने 0 रख दिया, vi की जगह मैंने v रख दिया, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और ये -1/2 mv²। W इज इक्वल टू -1/2 mv²।
अब यहाँ पे जो नेगेटिव वर्क डन हुआ है, देखिए जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज़ को शो करती है कि काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, डज द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम डू एनी वर्क एक्सप्लेन। जो स्विंगिंग पेंडुलम है, जिस वाइब्रेटिंग पेंडुलम के जो स्ट्रिंग है, धागे के अंदर जो टेंशन है, धागा और जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल जो सिंपल पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट है और धागा है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट के साथ टेंशन फोर्स भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हमारे पास एंगल 90 का बनता है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है W = FD cos थीटा। F की जगह मैंने T रखा, यहाँ पे फोर्स है, टेंशन फोर्स है। तो टेंशन फोर्स धागा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो TD 0, या हमारे पास वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, अ मेटोर व्हेन इट enters into the Earth's atmosphere burns, what happens to its energy? एक मेटोर मीन्स शहाब साकिब को कहते हैं। एक शहाब साकिब जो है जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होगा आउटर स्पेस से, तो वो जल जाता है। क्यों जलता है? जब शहाब साकिब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जलता है, और जलने से उसकी एनर्जी है वो क्या होगी? शहाब साकिब मेटोर जो है, यानी कि शहाब साकिब जो है जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो वो जो मेटोर है वो इंतहाई हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। जब इंतहाई हाई स्पीड के साथ मूव करता हुआ जो मेटोर है वो एयर के पार्टिकल से जब कोलाइड करते हैं, यानी कि एयर पार्टिकल के साथ रबिंग करते हैं, तो वो जल जाता है। जलने से जो मेटोर की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में तब्दील होती है और एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। घड़ी की जो स्प्रिंग है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? तो घड़ी की जो स्प्रिंग है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। घड़ी की जो स्प्रिंग है वो घड़ी की जो सुई है उसके साथ अटैच होता है। जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने से स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेशन मींस यानी कि डिस्टेंस जो है ना कवर कर रहा है। तो जब फोर्स लगने के बाद डिस्टेंस कवर करे तो इसका मतलब है वर्क डन हुआ है। वर्क डन के ज़रिए उस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी आती है। उस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब आप स्प्रिंग से फोर्स को रिमूव करते हैं, स्प्रिंग दोबारा स्ट्रेच हो जाता है। जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग के साथ नीडल कनेक्ट है तो नीडल भी मूव करेगी। इस तरह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। तो घड़ी की जो सुई है जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है वो मूव करती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। जब एक पर्सन कुछ हाइट से किसी कप को ड्रॉप करते हैं, नीचे गिराते हैं, तो वो कप नीचे फर्श पे लगने के बाद टूट जाता है, टूटकर पीसेस हो जाता है। तो जब वो टूटता है तो एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस होगी? ग्राउंड से देखिए, ग्राउंड से सर्टेन हाइट पर है तो इसका मतलब है पोजीशन चेंज किया है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है हाइट पर। जब वो ड्रॉप करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में तब्दील होगी और कप नीचे की तरफ मूव करेगा। जब फर्श पे लगेगा तो वो कुछ एनर्जी जो है वो कप को ब्रेक करने में यूज़ होगी। बाकी जो एनर्जी, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में तब्दील होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन रोविंग बोट अपस्ट्रीम इज़ एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू शोर, इज़ ही डूइंग एनी वर्क। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने समझना है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है और डाउन स्ट्रीम क्या है, ये आपने समझना है। अगर किश्ती वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं। डाउनस्ट्रीम कहते हैं अगर बोट जो है, अगर किश्ती जो है
फ्लो ऑफ वाटर की डायरेक्शन में मूव करे या मूव करने की कोशिश करे उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर है डाउन स्ट्रीम, जो दरिया का जो फ़्लो है, वाटर का जो फ़्लो है, उसके अपोज़िट डायरेक्शन में किश्ती मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको वाटर फ्लो के अपोज़िट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आप चप्पू चला रहे हैं। वाटर के जो लहर है उसके लिहाज से कश्ती और वो बंदा रेस्ट में है, क्या वो कोई काम कर रहा है? तो यहाँ पे वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जबकि वो पर्सन जो है कश्ती के अंदर बैठा हुआ है और वो चप्पू चला रहे कश्ती को इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर जितनी फोर्स वाटर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतनी ही फोर्स वो चप्पू के ज़रिए इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी। तो बॉडी जो पर्सन है वो पर्सन और कश्ती दोनों रेस्ट में रहेंगे। तो जब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है वो जो कश्ती और पर्सन है वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है W=FD cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ज़ीरो है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने ज़ीरो रख दिया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब है वो कोई काम नहीं कर रहा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11, वाई एनर्जी सेवर्स आर यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। आजकल हम नॉर्मल बल्ब की बजाय हम एनर्जी सेवर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? एनर्जी जो सेवर है उसकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी और पावर है बहुत हाई है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, वो ज़्यादा रोशनी हमें देता है नॉर्मल बल्ब से। और जो एनर्जी सेवर है वो हीट कम पैदा करता है। रोशनी तो ज़्यादा देता है लेकिन हीट कम पैदा करता है। और इसके अलावा जो एनर्जी सेवर की जो रोशनी है उससे हमारी आंखों को पेन नहीं होता। अगर आप नॉर्मल बल्ब का आप देखें तो उसकी तरफ आप देखें तो आप उसकी रोशनी से हमारी जो आई को दर्द होता है, लेकिन एनर्जी सेवर की जो रोशनी है उससे हमारे जो आई को दर्द नहीं होता। और इसके अलावा एनर्जी सेवर जो नॉर्मल बल्ब से कम एनर्जी यूज़ करता है। थैंक यू वेरी मच।